यह वीडियो भारत और इंडोनेशिया की वास्तविक परंपराओं, स्थलों और सांस्कृतिक तथ्यों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कथा है। इसका उद्देश्य तुलना या टकराव नहीं, बल्कि समझ और सम्मान के साथ देखने का प्रयास है। अब सोचिए, एक दिन पूरी दुनिया के नक्शे पर एक अजीब बात होती है। एक द्वीप अपना एयरपोर्ट बंद कर देता है पूरे घंटे, और उसी समय भारत में एक शहर लाखों लोगों को बिना किसी बुलावे के अपनी ओर खींच लेता है। दोनों घटनाएं सच हैं, दोनों हिंदू परंपरा से जुड़ी हैं, लेकिन तरीका बिल्कुल उल्टा है। यही आज की कथा है, इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया नहीं, बल्कि यह समझ कि धर्म अलग अलग जमीन पर कैसे अलग तरीकों से जिंदा रहता है। पहले चलते हैं भारत, प्रयागराज, कुंभ की रात, हवा में शंख और घंटियों की गूंज। यहां भीड़ सिर्फ संख्या नहीं होती, यह एक चलती हुई व्यवस्था होती है। अखाड़े, साधु, सेवा, अनुशासन, और सबसे खास बात यह कि लोग यहां बिना निमंत्रण आते हैं, क्योंकि भारत में धर्म अक्सर सार्वजनिक जीवन बन जाता है, घर के भीतर भी और सड़क के बीच भी। यहां भक्ति साथ चलने से बनती है। लोग मिलते हैं, गाते हैं, यात्रा करते हैं, और उसी सामूहिक ऊर्जा में कई लोगों का मन हल्का हो जाता है। भारत में शुद्धि का विचार अक्सर यात्रा से जुड़ा होता है, चलना, मिलना और संगम की ओर बढ़ना। लेकिन अब जरा रुकिए, क्योंकि यही धर्म जब एक ऐसी जमीन पर पहुंचता है जहां बहुसंख्यक लोग हिंदू नहीं हैं, तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। यही सवाल हमें इंडोनेशिया ले जाता है, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश के भीतर बसे एक छोटे से द्वीप बाली तक। बाली में सबसे पहली चीज जो महसूस होती है वह है अनुशासन। सुबह सुबह छोटे अर्पण, फूल, अगरबत्ती और एक शांत गंभीरता, जहां धर्म सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि रोजमर्रा की आदत बन जाता है। और फिर आता है साल का सबसे अनोखा दिन, न्येपी, जिसे डे ऑफ साइलेंस कहा जाता है। यह कोई सामान्य छुट्टी नहीं है, यह एक सामूहिक विराम है। इस दिन सड़कें खाली हो जाती हैं, दुकानें बंद रहती हैं, शोर और रोशनी सीमित हो जाते हैं, बाहर निकलना लगभग रुक जाता है, यहां तक कि एयरपोर्ट भी बंद हो जाता है। सोचिए, एक पर्यटन द्वीप जो रोज दौड़ता है, वह एक दिन खुद को रोक देता है, सिर्फ इसलिए कि मन साफ हो सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि नेपी से एक रात पहले सब कुछ उल्टा हो जाता है। उस रात ओगो ओगो की परेड निकलती है। बड़े, रंगीन, नाटकीय पुतले, जिन्हें राक्षस कहना आसान है, लेकिन असल में वे अहंकार, अशांति और मन के विकारों के प्रतीक होते हैं। परंपरा कहती है, पहले इन्हें बाहर दिखाओ, पहचानो, और फिर अगले दिन मौन के जरिए उन पर संयम रखो। यानी बाली का तरीका पहले दिखाने का है और फिर साधने का। अब इस तस्वीर को भारत से जोड़कर देखिए। भारत में भक्ति आवाज बनती है, जयकारा बनती है, समुदाय बनती है, जबकि बाली में भक्ति विराम बनती है, नियम बनती है और मौन में गहरी होती है। और अब आता है वह दृश्य जो इस पूरी कहानी को एक साथ बांध देता है, जावा का प्रम्बनन। पत्थरों का विशाल परिसर और उन पत्थरों पर रामायण की कथा। यह बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि रामायण सिर्फ भारत की सीमाओं में नहीं रही, वह दक्षिण पूर्व एशिया की सभ्यता में भी बस गई। कथा वही है, पर अभिव्यक्ति अलग। कहीं दीवारों पर, कहीं नृत्य में, कहीं संगीत में, कहीं लोक स्मृति में। यहां धर्म कॉपी नहीं हुआ, यहां धर्म जिया गया। और यहीं से इस कथा का सबसे बड़ा सच सामने आता है। भारत में धर्म अक्सर समुदाय, यात्रा और उत्सव के जरिए बचा, जबकि बाली में धर्म अनुशासन, आदर्शीय प्रशासन, अनुकूलन और स्थानीय संस्कृति के जरिए बचा। भारत में शुद्धि यात्रा से आती है, बाली में शुद्धि विराम से। भारत में धर्म ज्यादा दिखाई देता है, भीड़ और मेले में, और बाली में धर्म ज्यादा महसूस होता है, रुकने और संयम में। यह फर्क धर्म का नहीं, सभ्यता का है।
एक सभ्यता जो संगम पर मिलती है और एक सभ्यता जो मौन में जागती है। अब आखिरी सवाल यही है, अगर श्रद्धा की परीक्षा हो तो आपको क्या ज्यादा शक्तिशाली लगता है? कुंभ की भीड़ जहां मन को सहारा मिलता है, या पी का मौन जहां मन को दिशा मिलती है? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, भीड़ या मौन। अगर आपको यह कथाक्राफ्ट डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। एक लाइन में बताइए कि कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गया, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कथा आप तक समय पर पहुंच सके।